Welcome to MediJE classes. This is fourth lecture of Chemical Kinetics, class 12th Chemistry. Okay. Now इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से. पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है. ठीक है. उसके बाद अब इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. स्यूडो का मतलब होता है फिक्टिशियस, मीन्स झूठा. कहने का मतलब कि जनरली हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, कि रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है. बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है वो दिखता कुछ और है बट होता कुछ और है ड्यू टू सम फैक्टर्स. तो हम इस पे डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से. स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है. मीन्स जो मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए उतना होता नहीं है. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट के कुछ पार्ट, जैसे मान लो ए और बी रिएक्ट करके सी एंड डी बनाया, तो ए और बी में से किसी एक का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में है कि एक्सेस अमाउंट में होने के कारण से उसके थ्रू आउट द रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस आता ही नहीं है. यानी स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट उतना ही कंसंट्रेशन एंड बाद में भी ऑलमोस्ट उतना ही कंसंट्रेशन, यानी देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सच अ रिएक्टेंट. तो ऐसे रिएक्टेंट जिसका कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है हम उसको मॉलिक्यूलरिटी में काउंट नहीं करते. तो एक्सेस अमाउंट पे होगा, देन आफ्टर उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है. कुछ इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड सुगर केन. ये दो ऐसे एग्जांपल है जिसमें मॉलिक्यूलरिटी होना तो चाहिए 2, बट ऐसा देखा गया कि ऐसे रिएक्शंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि एक ही पावर पे डिपेंड करता है. ओके. सो रिएक्शंस लाइक hydrolysis of ester and hydrolysis of ester or sugar cane. ठीक है. which एक्चुअल में ये जो रहता है वो इसके मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है, which is basically by molecular reaction. ठीक है. एग्जाम्पल भी देखेंगे हम. बट इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. इसीलिए कभी कभी इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं. स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. एग्जांपल देखिए, CH3 COO C2H5. ठीक है. एस्टर प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस किया. ठीक है. ये जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. नाउ हाइड्रोलाइसिस से क्या बना आपका CH3 COOH प्लस C2H5OH. जब इसका रेट लॉ लिखा गया तो ऐसा देखा गया कि ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, बिकॉज इसको हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर का बहुत ही एक्सेस अमाउंट लिया जाता है.
एंड जब कोई अमाउंट, जब रिएक्टेंट में किसी चीज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इसके कंसंट्रेशन को थ्रू आउट द रिएक्शंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिया जाता है। तो जब इसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसीलिए ये मॉलिक्युलरिटी में या रेट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन में नहीं लिखा जाता है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा गया दैट इज इक्वल टू CH3COO देखा गया कि ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड वाटर कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। एंड ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दैट्स व्हाई इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। और ये जो रिएक्शन है वो दिखने में बाइमॉलिक्यूलर है, यानी एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल H2O का, लेकिन ये बेसिकली है जो काइनेटिक्स फॉलो करता है वो फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसका जो मॉलिक्युलरिटी है वो आपका 1 लिया जाता है। तो ये स्यूडो हो गया, यानी दिखने में 2 बट एक्चुअली में है कितना, ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट्स व्हाई इसको हम स्यूडो मॉलिक्यूलर बोलते हैं, झूठा। ठीक है, जैसे स्यूडो फोर्स होता है फिजिक्स में, वैसे ये स्यूडो ऑर्डर। ठीक है, सो स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन सेम काम होता है आपका सुगर केन में। ठीक है, सुगर केन यानी C12O22 C12H22O11, इसको किया आपने हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है आपका, C6H12O6 एंड C6H12O6। ठीक है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ ये भी, इसमें भी हाइड्रोलाइसिस के लिए H2 का अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसका भी जो रेट है दैट इज इक्वल टू C12H22O11 को फॉलो करता है। यानी अगेन यहाँ वाटर का अमाउंट जो है वो आपका ज्यादा है, तो वाटर का अमाउंट जो है आपका ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इसका कंसंट्रेशन चेंज कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो ड्यू टू, सो इसका मतलब हुआ ड्यू टू excess of H2O, the concentration of H2O is constant. H2O का concentration कितना हो गया, constant, that's why या इसमें concentration में change हुआ नहीं। एंड मॉलिक्युलरिटी में हमने डिफाइन में पढ़ा था कि अगर मॉलिक्युलरिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट एक्चुअली अंडरगोज द चेंज इन कंसंट्रेशन, एप्रिसिएबल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ही हम उसको मॉलिक्युलरिटी में काउंट करते हैं। या जितने भी नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं वो भी आपके मॉलिक्युलरिटी में काउंट होता है, बट इसमें H2O का एक्सेस अमाउंट होने के कारण से H2O का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया, तो ऐसे रिएक्शन को स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में बहुत सिमिलर का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम का डिफरेंस होता है। कई जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मॉलिक्युलरिटी ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। ओके, सो द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। यहाँ लिख देते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड अनदर वन इज मॉलिक्युलरिटी। दोनों में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आपका ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो मॉलिक्युलरिटी है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। सो इट इज डिटरमिन experimentally, yeah, it is experimentally determined quantity, while it is theoretical
कंसेप्ट है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और दूसरा जो है आपका थ्योरेटिकली है, यानी स्यूडो मॉलिक्यूलर को कुछ को रिएक्शन छोड़ करके ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिकल होता है वही उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है, ठीक है। लेकिन सब रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन के बराबर नहीं लेते हैं। दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 0, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंटीजर तो होता है लेकिन निगेटिव और जीरो कभी नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज इंटीजर बट नॉट जीरो, निगेटिव एंड फ्रैक्शन, ये इस तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है, ओके। नेक्स्ट वन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हम केमिकल और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज नॉट रिटेन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बट इट कैन बी रिटेन, सो इट कैन नॉट बी रिटेन फ्रॉम balanced chemical reaction, it can be written। एक एग्जांपल देख रहे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल ले रखा है हमने कि N2O5 टूटता है आपका NO2 प्लस O2 में, तो ये सिंपल ब्रेक है। तो रिएक्शन इसमें लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1, लेकिन बैलेंस इक्वेशन क्या होता है इसका 2, 4, ये इसका बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन जब रेट लिखते हैं तो क्या लिखे थे, हम पीछे भी देख चुके हैं कि रेट N2O5 के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि N2O5 का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन से हमने रेट लिखा तो क्या ये बैलेंस 2 आया? नहीं आया। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा ही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा जाता है, बिकॉज ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल होता है, तो जो रिएक्शन होता है उससे भी डिफरेंट दिखता है। और इसमें अगर सेम रिएक्शन इसमें लिखूं तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट किया, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं लिखा, ठीक है। नाउ ये तो इसका आपका एग्जाम्पल था। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किसी भी एक रिएक्टेंट को आप अगर एक्सेस अमाउंट में ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ये भी पता लगता है कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, यानी मैकेनिज्म पता लग जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी से मैकेनिज्म पता नहीं लगता है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज कि फ्रॉम इट, ठीक है, स्लो स्टेप रिएक्शन कैन बी फाउंड बट इट does not give any information regarding mechanism। इसको मैकेनिज्म से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। फिर इसको कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? रिएक्टेंट्स के पावर का सम, रिएक्टेंट्स के पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है, बट मॉलिक्यूलरिटी ये कहता है कि जितने रिएक्टिंग स्पेसीज यानी रिएक्टेंट के जितने भी
स्पीसीज है वो जितना साइमल्टेनियस कॉलिजन होगा, यानी अगर 5 साइमल्टेनियस कॉलिजन होता है यानी एक साथ 5 मॉलिक्यूल टकराता है तो उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 5 होगा। यानी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये भी इसका एग्जैक्ट आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकल डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। नाउ अब आते हैं इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बस बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। जिसको बोलते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों के तीनों जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग पाथ से प्रोसीड करता है। कोई कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, कोई कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। तो अपने को डिराइव करना है काइनेटिक इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कहिए, ठीक है, या इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस कहिए। ये वीवीआई में आता है, ये तीनों के तीनों। इनफैक्ट हर एक ऑर्डर का निकाल सकते हैं, बट हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर विद इसका हाफ लाइफ टाइम भी हम साथ में ही कंप्लीट कर देंगे, सो दैट ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट ऑर्डर सब चीज ड्राइव किया उसके बाद हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो हम सबके फर्स्ट, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका काइनेटिक इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ टाइम साथ में एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, यानी जिसका रेट कंसंट्रेशन के जीरो पावर पर डिपेंड करता हो। एक जीरो ऑर्डर, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, लेट थेटिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट से बन रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इसके लिए रेट का वैल्यू कितना होगा, सो रेट का मतलब होता है डी आर बाय डी टी। रेट नेगेटिव क्वांटिटी है, डी आर बाई डी टी क्या लिखाएगा, दैट इज के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऑफ प्रोपोर्शनल हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के जीरो पावर पे डिपेंड करता हो तो इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का लॉ का फॉर्मूला ये, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ अब अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे, समथिंग टू द पावर जीरो मतलब 1, तो माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, के डी टी। ये तो 1 हो गया, तो मैंने डी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नाउ मुझे इसको सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो के डी टी निकल गया। अब मुझे इसको डी हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया आपका माइनस ऑफ डी आर, ओके, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा आपका डी टी, ओके। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा ये माइनस ऑफ आर
सॉरी माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के, अगेन dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो ये आ जाएगा t। और जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, यानी कंसंट्रेट यानी लिमिट आपको नहीं पता है कि कहां से कहां तक वेरी करता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमेशा ही एक कांस्टेंट आता है, जिसको आप i लिखिए, जो लिखना हो। दिस i इज नोन एज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और ऐसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तभी आते हैं जब आपको इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं पता हो कि इंटीग्रेशन जो है कहां से कहां तक वैरी करता है। तो ऐसे में मैथ्स में हमेशा ही इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, और इस कांस्टेंट का हम वैल्यू निकालते भी हैं। देखिए कैसे, एट t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन प्रोसीड किया ही नहीं था, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर लिखने का मतलब होता है किसी भी टाइम पे, यानी रिएक्शन एक बार प्रोसीड कर गया, रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद में किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम आर लिखते हैं। लेकिन जब हम t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इनिशियल स्टेज में सारा का सारा क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम आर नॉट से लिखते हैं। सो एट t इक्वल टू 0 जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो अब इन दोनों का कंडीशन हम मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो r के बदले में क्या लिखेंगे, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका r नॉट। कब, जब ये 0 हो गया, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा i। नाउ इस i का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन कांस्टेंट i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आया, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आर था ही इज इक्वल टू के टी था, और ये i का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आर नॉट, तो माइनस ऑफ आर नॉट, इसको कर देते इधर, ये कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। सो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। This is the kinetic equation for rate constant, for zero order reaction। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t और वैल्यू ऑफ t कर दीजिए, तो उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट होगा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। या टाइम निकालना हो, k दे रखा हो, कितना टाइम में कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, तो भी हम यूज करते हैं। इसको हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका हाफ लाइफ टाइम डिसाइड करते हैं कि इसका हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे कि हम हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग होता है कि द टाइम पीरियड इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड हाफ ऑफ द पार्ट, यानी जो रिएक्शन है वो आधा कंप्लीट हो जाए तो उसको हम उसका हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हाफ लाइफ टाइम बीत चुका है, यानी कंसंट्रेशन जो है वो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। सो द टाइम टेकन फॉर द
कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हाफ ऑफ द एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसका हाफ ऑफ द रिएक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये के टी और कंसंट्रेशन रिलेशन है। नाउ वी विल डिफाइन द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे, ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर का करेंगे। ओके, तो ये निकल गया केमिकल इक्वेशन। नाउ इस वाले इक्वेशन का अपने को काम आएगा, मैं इसको अभी छोड़ देता हूं। हाफ लाइफ टाइम, so the time taken for completion of half of the reaction। हाफ ऑफ द रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन इस हाफ लाइफ टाइम पे एग्जैक्टली अपने इनिशियल का हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन 100 था, तो हाफ लाइफ टाइम के बाद में इसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 50 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में इसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 25 होना चाहिए। यानी जिस टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्टली अपने इनिशियल का हाफ हो जाए उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। और इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इसका हाफ लाइफ टाइम फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो हाफ ऑफ द रिएक्शन इज नॉन एज हाफ लाइफ टाइम। ओके, नाउ हाफ इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय t 1/2। कहीं कहीं टाउ का भी यूज करते हैं, टाउ 1/2 भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो इस रिएक्शन का काम था जो हमने फाइनली निकाला है, इसका जो अपने को काम है। ठीक है, कई जगह पे इसको टाउ जो टॉर्क का सिंबल होता है 1/2 भी लिखा जाता है। नाउ अब हम डिराइव करते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग हाफ कंप्लीट हो जाए। सो फॉर t इक्वल टू t 1/2, यानी अगर टाइम हाफ लाइफ टाइम के बराबर हो जाए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली आधा, तभी उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ टाइम है। ओके, अब t के बदले में t हाफ एंड r के बदले में r0/2, इस वाले इसके जो काइनेटिक इक्वेशन है इसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू इस ये क्या था r0, तो एज इट इज रहेगा, माइनस यहां पे दिखाएगा आपका r0/2 अपॉन t 1/2। t 1/2 निकालना है, उसको बाहर कर देते हैं, तो t 1/2 इक्वल टू यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, r0 1 माइनस 1/2 अपॉन k। ओके, नाउ t 1/2 इक्वल टू r0 कॉमन है, 1 में से माइनस हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली कंसंट्रेशन, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो r0 अपॉन 2k, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ये आपका हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू निकल गया। ओके, तो हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है वो ये निकल गया r0। इसका मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर बाद में हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे
हाफ लाइफ टाइम और उसके लैब में। सो यहाँ पे तो यही आया कि हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है, हम उसका लिस्ट ही बनाएंगे। अगर हाफ लाइफ टाइम यानी कोई फर्स्ट जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो उसके कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इन इस कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो हाफ लाइफ टाइम डबल, ट्रिपल तो हाफ लाइफ ट्रिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे एक एक पोर्शन। पहले हम काइनेटिक इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ टाइम डिराइव कर लेते हैं, देन आफ्टर इस सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ग्राफ्स बहुत पूछे जाते हैं तो उसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू ये और जो उसका आपका केमिकल काइनेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू अलग था। ओके, नाउ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कंसंट्रेशन के का यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर की बात करो तो हमने रिलेशन क्या निकाला था, हमने रिलेशन निकाला था कि K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर इनवर्स, और टाइम है ये क्या आ जाएगा आपका टाइम इनवर्स। अब टाइम में सेकंड होगा तो सेकंड इनवर्स कर लीजिए, यहाँ पे आप चाहो तो सेकंड इनवर्स कर लीजिए। सो के का यूनिट आ गया ये। हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जीरो ऑर्डर का हमने काइनेटिक इक्वेशन निकाला और फिर उसका हाफ लाइफ टाइम निकाला। अब सेम प्रोसीजर करना अपने को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखिए जैसा ये दिखता है वैसा फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होगा, बस उसका कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, उसका जाएंगे। चलिए हम डिराइव करते हैं फॉर काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, तो कोई भी रिएक्शन मान लीजिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू के आर टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट अगर कंसंट्रेशन का पावर 1 पे डिग्री करता है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने ऑर्डर का डिफिनेशन पढ़ रखा है। नाउ पावर 1 है मतलब उसको लिखते नहीं है, अब हमको सेपरेट करना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करते हैं, आर वाले को एक साइड करते हैं और इसको उस साइड कर लेते हैं। तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू के dt। नाउ अपने को डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सिंबल लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी आर अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। के कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। नाउ ये 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन है और 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है ln r। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जिनको नहीं पता हो कैसे आया तो उनको ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का ln x फॉर्मूला होता है। ठीक है, समथिंग अपॉन x रहे तो उसका ln x जनरल फॉर्मूला होता है।
ओके, तो इधर का आ गया ln x इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन t, और अगेन अपनी लिमिट हमें नहीं पता है कि कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो जब भी लिमिट नहीं पता हो और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसमें अपने तरफ से डालना पड़ता है। तो मान लीजिए आई है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन ये आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइनल आंसर में नहीं हो सकता, तो हम इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। क्या? एट t इक्वल टू 0, यानी जब रिएक्शन प्रोसीड किया ही नहीं था तो सारा का सारा कंसंट्रेशन किसका होगा? सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है वो आपका रिएक्टेंट का होगा। तो एट t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, बिकॉज r तो है कंसंट्रेशन एट t। तो जब t ही मैं 0 कर दिया तो कंसंट्रेशन के बदले क्या लिखूंगा मैं? इनिशियल कंसंट्रेशन। इन दोनों कंडीशन इसमें डाल दीजिए तो क्या आएगा? माइनस ln r के बदले में r नॉट प्लस k इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i। तो यहां से माइनस ln r नॉट इक्वल टू कितना आ गया? i। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया? माइनस ln r नॉट। अब इसका वैल्यू उठा करके 1 में प्लेस कर दीजिए। सो पुटिंग i इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको? माइनस ln r इज इक्वल टू kt प्लस माइनस ln r नॉट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस ln r नॉट लिख देता। ln वाले को एक साइड कर लीजिए, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू kt। नाउ k का वैल्यू कितना आएगा? 1/t ln, एक और चीज कि ln a माइनस ln b का फॉर्मूला होता है ln a अपॉन ln b। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b, ये log का फॉर्मूला होता है। ओके, सो नाउ ये कितना हो जाएगा? kt। सो k इक्वल टू 1/t ln r नॉट अपॉन r। बट जनरली क्या होता है कि ln को ln से हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, ये नेपियर लॉग, नेचुरल लॉग है। हम लॉग का वैल्यू निकालते हैं, टेबल भी लॉग का निकालते हैं, LOG का। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी k इक्वल टू 2.303 कर देंगे तो आप इसको लॉग लिख सकते हैं। तो फाइनली द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। ये निकल गया फर्स्ट ऑर्डर का, और लॉग के टर्म में एक्सप्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जनरली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ln का वैल्यू नहीं पता आपको। टेबल भी आप टेबल से भी लॉग फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको यही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ln को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया आपका फाइनल इक्वेशन। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं, ठीक है? तो हमें इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। सो ये केमिकल काइनेटिक्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक बोले तो यहाँ तक। अब हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो देखिए हाफ लाइफ टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे इसका। ओके, ये सब में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होता है। जब सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 ऑर्डर में 0 था, फर्स्ट ऑर्डर में 1 था। नाउ हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
half life time for first order reaction. ओके, तो क्या करने का कंडीशन आपको पता है, व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम। तो जिस टाइम में, जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली हाफ हो जाए, या जितने टाइम में रिएक्शन हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसको हम उसका हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। अभी देखा हमने। सो फॉर हाफ लाइफ टाइम टी को हम लिखेंगे T1/2। तो आपको पता है कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली हाफ, उसी के हाफ लाइफ टाइम डिफाइन करते हैं। अब इन दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहां लिखेंगे हम वी नो डैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का वैल्यू कितना होता है 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। केमिकल काइनेटिक इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, T इक्वल टू हाफ रख देते हैं, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी के बदले में हम टी हाफ लॉग R0 सेम रहेगा, R के बदले में क्या लिखेंगे हम R0/2, तो R0 अपॉन 2। ओके, R0 से R0 कैंसिल होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा लॉग 2। टी हाफ को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। ओके, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 एंड 301 पर, तो टी हाफ का वैल्यू आएगा 0.693 अपॉन के, क्या आ गया हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, यही हमने जीरो ऑर्डर में क्या निकाला था, जीरो ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू था आपका R0 अपॉन 2K। इसका मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था, लेकिन इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इनफैक्ट ये तो कांस्टेंट है, कि भी उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। इट मीन कि फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर दोगे, हाफ लाइफ टाइम फिक्स होगा। मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और इनिशियल जो आपका कंसंट्रेशन 100 है और हाफ लाइफ टाइम मान लो कि 2 आवर्स है। आप कंसंट्रेशन को 100 से 10,000 भी क्यों ना कर दो, तो भी वो रिएक्शन एग्जैक्टली 2 आवर्स में आधा हो जाएगा। सो हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। कितना पहले था उससे कोई मतलब ही नहीं है, रिएक्शन उतना ही टाइम में कंप्लीट होगा, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन का बढ़ा करके आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लेकिन वो एग्जैक्टली उतना ही टाइम में बिल्कुल आधा हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं दी हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent from the rate of independent from the initial concentration of reactant।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उसको पता है कंसंट्रेट डिपेंड करता ही नहीं है, और ऐसा रिएक्शन दे दिया कि कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दिया, तो अपने को कई बार लगता है कि हाफ लाइफ टाइम चेंज होगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहला ध्यान यही होता है कि पहले ऑर्डर चेक कीजिए कि वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ इनिशियल अमाउंट कितना भी ज़्यादा कर दीजिए, हाफ लाइफ टाइम पहले 2 आवर्स था, अगर एग्जाम्पल मान 2 आवर्स था तो अभी भी 2 आवर्स रहेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम एंड काइनेटिक इक्वेशन। नाउ अब आते हैं हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऐसे करते रहेंगे तो इनफाइनाइट होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में उसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, एक और चीज, इसमें हम यूनिट ऑफ के निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यूनिट ऑफ के। तो देखिए के को मैं इधर कर दूं, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 0.693 अपॉन t1/2, चाहे टाइम हाफ लाइफ टाइम हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, टाइम का यूनिट तो टाइम ही होता है, सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगा वो जाएगा आपको सेकंड इनवर्स, और प्रॉब्लम है तो टाइम इनवर्स लिख दो। देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया, जीरो ऑर्डर में क्या था, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, लेकिन इसमें सिर्फ पर टाइम है। तो किसी किसी न्यूमेरिकल में अगर के का यूनिट सिर्फ सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स दिया है तो समझ जाने का कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, नाउ काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेम प्रोसीजर करने का है जो अभी तक किए हैं। देखिए देख लेते सेकेंड ऑर्डर के लिए, और ये सब चीजें जितना आता रहेगा तो ही हम जो आगे प्रोसीड डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो समझ आएगा, यानी हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर कितना होता है, काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो दोनों सब के लिए करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो वो देखिए, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए रिएक्टेंट है और इससे बना है आपका प्रोडक्ट। इफ दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब हुआ कि रेट दैट इज dr/dt शुड बी इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन का 2 पावर का प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया 2। फिर से r वाले को एक साइड और t को उस साइड ले जाइए, तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन r का स्क्वायर, ये हो जाएगा k dt। अगेन डिफरेंशिएशन हटाना है, दो साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, सो इंटीग्रेटिंग एवब इक्वेशन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन। अब फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप पता हो या ना हो कर लेने का कि 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और इसमें कोई एक्सटेंडर वो नहीं लगा है, इसका इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने का। तो ऊपर में r² है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए इसका माइनस पहले से ही था और इसका इंटीग्रेशन में भी माइनस आता है, तो ये हो जाएगा आपका -1/r इज इक्वल टू k
डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, टी और लिमिट नहीं पता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ रख देते हैं इसमें आपका वैल्यू किसका, इनिशियल कंडीशन का, इनिशियल कंडीशन। सो एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 रहेगा तो कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रहेगा। तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r, तो 1/r0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई, सो आई का वैल्यू आ गया 1/r0। ओके, नाउ आई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, रखिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपका, तो मैं इसको डायरेक्टली प्लस ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू के टी प्लस 1/r0, r0 को इधर कर दीजिए, 1/कंसंट्रेशन ऑफ r0 इज इक्वल टू के टी, सो k इक्वल टू 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ इसके लिए भी हम हाफ लाइफ टाइम डिराइव करते हैं कि हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू कितना निकलेगा। ठीक है, ये काइनेटिक इक्वेशन निकल गया, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो फॉर हाफ लाइफ टाइम, जहाँ टाइम है वहाँ पे आप t 1/2 लिखिए, तो जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 2। ओके, वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए केमिकल काइनेटिक इक्वेशन, सिंस फॉर सेकेंड ऑर्डर वन अपॉन r0 माइनस 1/r0, सो k इक्वल, सॉरी हाँ, अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं t के बदले में, तो k वही रहेगा, t के बदले में t 1/2 1/r0/2 माइनस 1/r0, k इक्वल टू 1/t हाफ, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/r0 माइनस 1/r0। ओके, इसमें आप जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन निकाल लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/, इसको उल्टा कर देते हैं, हाफ लाइफ टाइम निकाला ना, तो t हाफ इक्वल टू 1/k, और यहाँ से r0 बाहर आ जाएगा, k r0 बाहर, तो कितना निकल जाएगा, ये 1/r0 निकल गया, तो सिंपल से वही तो बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका r0 अपॉन k, सॉरी r0 ऊपर कहाँ से ला गया, नीचे होगा ना, सो k इज इक्वल टू 1/k नहीं, t 1/2 k
तो इसमें देखिए टी हाफ लाइफ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है। फर्स्ट में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड में क्या था, डिपेंड ही नहीं करता था, और थर्ड सेकंड में क्या आया, 1/R0। यानी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम घटेगा। तो ऐसे ही आप फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सब अलग अलग यूनिट पे उस पे कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। अब यहाँ पे यूनिट निकालते थे, देखिए अपने को के का यूनिट निकालना है। सो यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर, तो ये निकलेगा k इक्वल टू 1/T1/2 ऑफ R0। k का यूनिट की बात करो तो 1/ इसका क्या निकल जाएगा, सेकेंड, और R0 का मोल पर लीटर इनवर्स ऊपर कर दीजिए, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नाउ तो ऐसे करके जाएंगे तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर आगे चलता जाएगा। तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ इन दोनों का आप हाफ लाइफ टाइम याद रखिएगा। बाकी के लिए हाफ लाइफ टाइम का जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू डालिए, आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब हम इन सब के लिए जो हाफ लाइफ टाइम निकालें उसका कॉमन फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे कि सारा वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, चलिए ये निकल गया आपका जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम केमिकल काइनेटिक्स। अब जो नया टॉपिक ही नया है, जो नया इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ टाइम को लर्न कैसे कर रखें। सो जो हाफ लाइफ टाइम का जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, वो जनरली सब पे वैलिड है। देखिए, दैट इज हाफ लाइफ टाइम फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन लिखना हो तो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन का हम वैल्यू फाइंड तो नहीं कर सकते हाफ लाइफ टाइम। इसका जनरल फॉर्मूला होता है टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1/k n-1 2 to the power n-1 -1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का जो पावर है टू द पावर अगेन n-1। दिस इज जनरल फॉर्मूला। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इससे फाइंड कर सकते हैं, और हाफ लाइफ टाइम फाइंड कर सकते हैं तो मतलब के का यूनिट भी फाइंड हो जाएगा। वैसे हमने के का यूनिट के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, रेट कांस्टेंट का, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो तो रेट कांस्टेंट फाइंड। अब हम 3 ऑर्डर पढ़े हैं, तीनों ऑर्डर का चेक करते हैं कि इससे निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो t 1/2 इज इक्वल टू 1/k। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता, इनफाइनाइट हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी ये फॉर्मूला मोस्टली आप थर्ड सेकेंड के बाद, या सॉरी फर्स्ट के बाद यूज करें तो जनरल, क्योंकि फर्स्ट जीरो और फर्स्ट का जनरली पता होता है। ठीक है, तो जनरली हम ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान से रखिए कि ये फॉर्मूला हम वी यूज फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। सेकेंड ऑर्डर का चेक कर लेते हैं, निकल तो किसी का भी सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो फॉर सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर का भी निकलेगा, बट 1 और 2 को याद रखिए,
बस जीरो का ही निकाल देता हूँ। फॉर जीरो ऑर्डर टी 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन के 0 माइनस 1 2 टू द पावर 0 माइनस 1 1 अपॉन ये कितना आएगा आपका R0 0 माइनस 1। तो ये t 1/2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस के 2 टू द पावर माइनस 1 है, तो मतलब 1/2 माइनस 1 अपॉन R0 टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/k, इसको ऊपर ले जाते हैं R0 को, तो ये कितना हो जाएगा R0 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, ये R0/2k आ गया। अब देखिए फर्स्ट वो हमने निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में प्रॉब्लम है कि फर्स्ट ऑर्डर ये रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2 में t 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन k 2 माइनस 1 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन R0 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी जनरल फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली बात हम निकाल ही सकते हैं। तो t 1/2 इक्वल टू 1/k, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 R0 टू द पावर 1, so it is equal to 1 upon k R0। देखिए अभी डिराइव किया था हमने हाफ लाइफ टाइम। फॉर सेकेंड ऑर्डर n का वैल्यू 2 रख दीजिए, थर्ड ऑर्डर n का वैल्यू 3 रख दीजिए। जो आप रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट होता जाएगा। ये प्रॉब्लम है जीरो फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू जो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब जो आपका ये टर्म ही क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वैसे भी जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो हाफ लाइफ टाइम पे डिपेंड, सॉरी हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन में डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, तो ये था आपका जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट में हम इसके हर एक का हाफ लाइफ टाइम एंड कंसंट्रेशन और टाइम उसके बीच में सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट कि जितने भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है उसका भी एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन सा रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है, कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर, सबका हम एक लिस्ट करेंगे और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उसी में से टर्न करके आते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन ये है तो इसका ऑर्डर ये है। कई बार ऑर्डर में रिएक्शन दिया रहता है और ऑर्डर कुछ और ही निकल जाता है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।